तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, बिलखुसूस इस रिजीम की तरफ से, जो हमें इस की तरफ सोचने की भी इजाजत दे। भारत का वज़ीर ख़ारजा पहुंच गया, मगर उन्होंने तो बहुत वाज़े कर दिया था आने से पहले कि वो किसी किस्म के बाहमी मीटिंग या इंटरेक्शन नहीं चाहते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन थोड़ी बर्फ जो है वो पिघलती दिखाई दे रही है। जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत मुनासिब रहा। उन्होंने यहाँ हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इनके वज़ीर आज़म को बिल्कुल आना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगा जब दहशतगर्दी की बात होगी तो इंडिया हमेशा की तरह ब्लेम गेम करता है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जयशंकर साहब की लड़ाई थी, वो सामने आ गई। तो इसलिए जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने मसाइल लेकर आ जाएंगे बीच में, तो शायद हमारी कारकर्दगी बेहतर ना हो। डोंट सी एनी रीजन फॉर इंडिया कि वो अपनी पोस्चरिंग चेंज करे, एग्रेसिव पोस्चरिंग को चेंज करे। इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मामलात में कुछ पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल किसी को ये तवक्को थी। कुछ टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी कि इसको हाइप किया गया, बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि पता नहीं क्या हो गया है कि भारत का वज़ीर ख़ारजा पहुंच गया, मगर उन्होंने तो बहुत वाज़े कर दिया था आने से पहले कि वो किसी किस्म के बाहमी मीटिंग या इंटरेक्शन नहीं चाहते, और ना ही पाकिस्तान चाह रहा था। तो मैं नहीं समझती कि किसी की रियलिस्टिक ये एक्सपेक्टेशन थी या तवक्को थी कि इस मीटिंग से, यानी कि समिट से, इंडिया की पार्टिसिपेशन से बर्फ़ जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो किसी तरह से पिघलेगी। तो ना ही एक्सपेक्टेशन थी और ना ही ये हुआ। और जो उन्होंने तकरीर की उसके अंदर भी उन्होंने दहशतगर्दी के मुद्दे को उठाया, उसके अंदर उन्होंने इंतहा पसंदी के मामले को उठाया, उसके अंदर उन्होंने सेपरेटिज्म के मामले को उठाया और कहा कि इन चीज़ों की मौजूदगी में जो ताउन की बात है SCO के फोरम से वो आगे नहीं जा सकती। तो आपकी असेसमेंट क्या है? ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। देखें, ये स्टैंडर्ड इंडियन लाइन है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे वो यही कहते हैं, और इस फोरम में उनका ये कहना ज़ाहिर है, उनका इशारा ज़रूर था, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा ज़रूर था पाकिस्तान की तरफ। एक और भी इशारा उन्होंने किया और वो चीन की तरफ था। जब उन्होंने कहा, वज़ीर ख़ारजा भारत के, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर यूनिलैटरल कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उनका ज़ाहिर है एक तरह से रेफरेंस यही था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना की है। तो उन्होंने कहा जी ये कंसेंसस से होनी चाहिए है कनेक्टिविटी, और यूनिलैटरल नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड लाइन है। फिर एक और जो पहलू था उनकी स्टैंडर्ड लाइन का, वो ये था कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस नीड रिफॉर्म, और उस हवाले से आपको पता ही है कि इंडिया एस्पिरेंट है फॉर अ परमानेंट सीट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो उन्होंने ये बात दोहराई इस स्पीच में कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी रिफॉर्म होना चाहिए और उसको एक्सपैंड करना चाहिए बाय बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट सीट्स। भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो क्या पैगाम लेकर आएंगे, क्या उन्होंने तकरीर की? हमारे साथ हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये जो आज तकरीर की जयशंकर साहब ने, उसमें उन्होंने कहा जी, मतलब है 3 चीज़ों को उन्होंने तस्करा किया, टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज्म, और कहा कि जी इन जलहदगी पसंदी जब तक इन चीज़ों के ऊपर एक मजबूत जो है पोजीशन नहीं ली जाएगी तो बात नहीं बनेगी। किस तरह से देखती हैं आप, क्या पैगाम था उनका? इस तरह से हाइपर हो जाना जी कि कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, कोई बात है, अगर आप आज न्यूज़ देख रही होती और हम मुझ जैसे खाकसार का प्रोग्राम देखती तो हम तो शुरू से ही बात कह रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और जबकि उन्होंने खुद शायद एक वेवलेंथ पर हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ, मैं आपसे जहां से भी बात हो रही थी ना, हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। इट टेक्स 2 to tango। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, बिलखुसूस इस रिजीम की तरफ से, जो हमें इस की तरफ सोचने की भी इजाजत दे। जयशंकर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने, जो इंडिया की तरफ से बात आई थी ना, अनइंटरप्टेबल डायलॉग, इन्होंने कहा आज से अनइंटरप्टेबल डायलॉग शेल्फ हो गया। सबसे ज्यादा टॉक्सिक एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स जयशंकर साहब ने दिए। गोवा में जो रवैया था बिलावल भुट्टो साहब के साथ, वो मुझे, मेरे और आपके सामने, और आज भी उनका मीडिया ऐसा कह रहा है भाई तुम SCO का समिट अटेंड करने आए थे जैसे दूसरे डेलीगेट्स आए थे, तुम भी आए थे, हम पे तो कोई एहसान नहीं किया था। वो बिल्कुल इस तरह पेंट कर रहे हैं। आप जाइए इंडियन मीडिया देखिए, जैसे पाकिस्तान बिछ गया और जयशंकर साहब ने हम पे कोई एहसान किया कि वो तशरीफ लाए। अरे ये आगाज जो है, इसको आप अच्छा आगाज कह सकते हैं बिटवीन द 2 नेबर्स जिनके ताल्लुकात के बारे में बड़े सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो अहम बातें की हैं उसका भी थोड़ा सा तज़किरा हो जाना चाहिए। बुखारी साहब वो बात ठीक है, क्रिकेट तो यकीनन 2 ममालिक को जोड़ती है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे थे कि शुरू में उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी जयशंकर साहब की। क्या वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी से इंप्रेस होकर उनके रवैये में ये चेंज आया? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने देखा कि चूंकि अब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस में पाकिस्तान का बहरहाल एक मकाम है, बनता जा रहा है, जिस तरीके से मेज़बानी हमारे हाथ आई SCO कॉन्फ्रेंस की, तो ये बहुत बड़ा मतलब है एक यानी अचीवमेंट कह लीजिए, या प्रेस्टीज
जो है वो उससे बनती है। लेकिन बर्फ़ तो उसी वक्त पिघलती है जब हकीकत में आप ये महसूस करें कि दो पड़ोसी मुल्कों के बीच मुखासमत जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं चलनी चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जब पहले मुलाकात हुई थी इनसे जयशंकर साहब से, तो एक उस तरह से एक पॉजिटिव तासुर नहीं उस मुलाकात का लिया गया, लेकिन अभी जब वो पाकिस्तान आए हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको बड़े अच्छे से वेलकम किए। और आप ये कहना चाह रही हैं कि वो बिलावल भुट्टो ने हाथ बढ़ाया था उनसे सलाम करने के लिए, तो उन्होंने आगे से हाथ जोड़ दिए थे। जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत मुनासिब रहा। उन्होंने फायरवर्क्स नहीं किए। अगर वो चाहते तो अपनी स्टेटमेंट में या अपनी स्पीच में कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बातें भी कर सकते थे। आप उनको क्रेडिट देंगे या आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इंडिया के साथ मामलात को बिगाड़ना नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आए हुए मेहमानों को भी वेलकम कहते हैं और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जिनकी काविशें थी, उनकी पूरी टीम की काविश थी और इतनी ज़बरदस्त हाई लेवल इवेंट जो 27 साल बाद पाकिस्तान में हुई है SCO की, जो हमने होस्ट किया इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को, तो उसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। जहाँ पे आपने बात की कि जयशंकर साहब की, बिल्कुल देखिए वो आए हुए मेहमान थे और फायरवर्क्स की अगर बात की जाए, ज़्यादातर उनकी डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग थी और सिलेक्टिव नैरेटिव उन्होंने, और बिलखुसूस अगर यूनिलैटरल फोकस था टेररिज्म के ऊपर। हम तो बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी की और इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ही वही डिस्कशन थी कि रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की भी हमने बात की। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि एक तरह से तो अच्छी खुशाइन बात है कि वो आए और डिस्कशंस हुई, एक कम से कम डायलॉग का दरवाज़ा खुला टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उन्होंने बिल्कुल अपनी हुकूमत का जो भी इनका मौक़िफ़ था वो उन्होंने पेश किया। लेकिन वो एक सिलेक्टिव था कि SCO के जो एक फोरम है या वो फोरा है, उसको देखते हुए वो पूरे रीजन की बात करता है, वो तमाम तर सेंट्रल, और उन्होंने बायलैटरल इश्यूज पे बात नहीं की। और बायलैटरल इश्यूज तो चले ऑन द साइडलाइंस डिस्कशंस हो सकती थी, लेकिन क्रिकेट में बात की। नहीं, मैं समझता हूँ एक कम से कम दरवाज़ा ज़रूर खुला है और विच इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि हमें चाहिए कि अब गो कि उन्होंने अपना एक जो जियोपॉलिटिकल एजेंडा है उसको प्रमोट ज़रूर किया है। लेकिन हम क्योंकि बड़ा दिल भी रखते हैं और हम होस्ट भी थे, मेहमान भी थे इस तमाम तर चीज़ में, मेहमान नवाज। लेकिन जो उन्होंने बातें की है ना, टेररिज्म की बात की, सेपरेटिज्म की बात की, वो जो पिछले साल जो इंडिया में हुई थी SCO की कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उसका भी जो जॉइंट डिक्लेरेशन था वो चीज़ें उसमें भी थी। अभी बात हो रही थी फॉरेन मिनिस्टर की, अगर आपको याद हो जनरल असेंबली में भी जब हम गए थे तो ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ही आए थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे। आई डोंट नो व्हाई इंडिया हेसिटेट्स ऑन दैट, बट यस, यहाँ हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, इनके वज़ीर आज़म को बिल्कुल आना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि फॉरेन मिनिस्टर आया है, हम कोई गुलाम नहीं है किसी के, हम हर एक को अगर हम डील करते हैं बायलैटरल ऑन विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड दैट इज हाउ इट शुड, एंड यू नो दैट इज हाउ आई टेक इट। बट एट द एंड ऑफ द डे चलें, अगर उन्होंने एक जेस्चर दिया है तो एटलीस्ट वो जो कोल्ड शोल्डर्स हम पहले देख रहे थे, शायद इसमें कोई नरमी आ जाए, शायद, क्योंकि हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, SCO तो अपनी जगह है, शंघाई कोऑपरेशन तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल मेन इंटरेस्ट है जिसमें हमारी इकोनॉमी भी बैंक करती है, डिफेंस भी बैंक करती है और हमारे रिलेशन भी बैंक करते हैं, वो है हिंदुस्तान के साथ। हमने हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना है या उसको रिवाइटलाइज करना है कि जो कि हम लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज पे हम जाए। जब दहशतगर्दी की बात होगी तो इंडिया हमेशा की तरह ब्लेम गेम करता है। अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जिस तरह से रिएक्ट किया इंडिया ने हमारे वज़ीर आज़म की तकरीर पर, उसके बाद आज की कॉन्फ्रेंस और यहाँ जयशंकर साहब का आना किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बैकआउट नहीं किया माजी की तरह, कम से कम वज़ीर ख़ारजा तो उनके आए हैं। ख्वाहिश तो हमारी यही थी कि मोदी साहब तशरीफ़ लाते और उससे हालात ज़रा बेहतर करने में भी मदद मिलती। तो ये एक शुरुआत है, अच्छी एक इब्तदा है, लेकिन अब देखते हैं कि वो क्या किस किस्म के शंकर साहब एक ब्रीफ अपने साथ लेके आए हैं और किस किस्म का रवैया वो अख्तियार करते हैं कॉन्फ्रेंस में। एक तो उनके रवैये से, उनकी तकरीर से पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत के अब जो तीसरी टर्म में जा रही है BJP की हुकूमत, उसके पाकिस्तान की तरफ रुझानात क्या है, नुक्ता नज़र कोई तब्दील हुआ है या वही है। अगर वही है तो फिर हम देखेंगे वो दहशतगर्दी की बात करते हैं, ब्लेम गेम पाकिस्तान के ऊपर करते हैं और एक दुरुस्त रवैया अख्तियार करते हैं, और अगर वो ऐसा करें भी सही तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इंडियन वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में आना, आप इससे क्यों गैर मामूली वाक़या समझते हैं या बस ठीक है वो आगे एक वज़ीर आज़म ने उनके आना था वो तो नहीं आए लेकिन उनकी नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा ने कर ली, और आप समझते हैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले दिनों में कुछ एक कदम यहाँ से और एक कदम वहाँ से भी बढ़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने तो मेरे ख्याल गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान तीन चार मरतबा कोशिश की, पैगाम भी भेजा, लेकिन चूँकि मोदी हुकूमत एक ऐसे प्रोजेक्ट पे इस पर कारफरमा है जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने शुरू किया था, और उसका बुनियादी मकसद था कि पाकिस्तान को जिस कदर आप दबा सकते हैं दबाएं, और वो ख़ास तौर पे मार्च 2016 में
उनका जो जासूस पकड़ा गया था कुलभूषण जाधव, उसकी गिरफ्तारी के बाद तो भारतीय रवैये में और ज़्यादा सख्ती आ गई थी। अब शायद का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत को यह एहसास हुआ कि अगर आपने इस खित्ते में दूसरे मुल्कों के साथ चलना है तो फिर SCO जैसे कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ आए और उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि मेरी कोई दो-तरफ़ा बातचीत कहीं भी नहीं होनी है। हमने भी उनसे मिलना का प्रोग्राम था, लेकिन वो पाकिस्तान में इससे ज़्यादा ठहरना भी नहीं चाह रहे थे। बड़े कदम ब कदम मिलाकर एक सीक्वेंस वो करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करना, लिहाजा वो किसी से मिले बगैर मेरा ख्याल है कि वापस रवाना हो चुके हैं। जयशंकर साहब की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिक्र कर दिया, इन्वेंडो कह सकते हैं बेशक इसको, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब तक हो रही हैं तो ट्रेड को इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। आपको लगता है कि जिस तरह से दीगर बहुत से प्लेटफॉर्म्स इतने इफेक्टिव इसलिए नहीं रहे कि बायलैटरल इशूज़ रिजॉल्व नहीं हो सके, SCO भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस करेगी स्पेसिफिकली फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है मुज़म्मिल, क्योंकि यही बहुत बड़ा आने वाले सालों में या जो SCO की सिमत का तयन होगा वो इसी तरह से होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो बड़े ममालिक हैं, मसलन पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसका तो आपने जिक्र हैं, और जिस तरह से आलमी भी बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है और उसमें इंडिया बहुत जिसे कहता है एक पक्का मगरिब का और अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है, तो वो फिर उसके चीन के साथ कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। ताहाल हिंदुस्तान और चीन जो दोनों वो प्रैग्मेटिज्म या अमलियत पसंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो इंडिया की आपने देखा है कि वो कितनी अहमियत देते हैं इस फोरम को, कि उन्होंने अपना उनके वजीर खारजा आए और ये कि वो बातें तो उन्होंने वही कही हैं जो उसमें कोई नई बात नहीं है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक घिसा पिटा मौकफ है। यही टेररिज्म का इशू उठाना और ये करना वो करना, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, लेकिन ये कि वो इसको अहमियत बहुत दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए मुस्तकबिल जो है दुनिया का, खुसूसन जो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो बदलती हुई हैत है, उसमें हिंदुस्तान और चीन जो है उनका बहुत बड़ा रोल अभी भी है और होगा। और उसके अलावा आप रूस की भी देख लीजिए, जिस तरह से रूस ने भी अपने आप को काफी हद तक जो है उसकी माशी ताकत में इजाफा हुआ है, खुसूसन तेल और गैस का इन्हिसार जो है यूरोप का, मगरबी यूरोप का रूस के ऊपर, वो भी एक लेवरेज रूस के पास आई है। तो इसलिए इस आलमी तनाजुर में मेरे ख्याल से वो सार्क वाला हाल नहीं होगा SCO का, लेकिन चैलेंजेस यकीनन मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पर्सपेक्टिव से तो अफगानिस्तान का है, जहां पे अभी तक कोई स्टेबिलिटी, अगरचे कि हमने बहुत तकिया किया था अफगान तालिबान पे पाकिस्तानी हुकूमतों ने और रियासत ने, वो जब तक वहां पे इस्तेहकाम नहीं आता तो वस्ती एशिया के साथ जो पूरा मामला है और रूस का जो इसमें इंटरेस्ट है वो पूरी तरह रियलाइज नहीं होगा जब तक कि वो भी ठीक ना किया जाए। तो इसलिए बायलैटरल ताल्लुकात पर भी काम करने की जरूरत है, लेकिन ये एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है कि जो इसमें एक किरदार अदा कर सकता है। यकीनन चीन का उसमें एक रोल हो सकता है। जी, अब भारत SCO कॉन्फ्रेंस में भी रिवायती मकारी से बाज ना आया। तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली ये कहते हैं भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने खुद मुख्तारी और सालमियत से मुतालिक बिलावास्ता SCO पर तनकीद की, लेकिन कनाडा समेत आलमी सतह पर भारत पर लगने वाले दहशतगर्दी के इल्जामात गोल कर गए। एशिया में हल तलब मसाइल पर भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया। भारत रूस और चीन के मुकाबले में अपना वजन अमेरिका के पलड़े में डाल रहा है। जिस लेवल पे भारत की SCO में शिरकत थी, इससे दो बातें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। एक बात तो ये कि जब से चंद दिन कबल आसियान का एक बड़ा इजलास था जिसमें मोदी साहब गए थे, जबकि SCO जो है वहाँ इन्होंने अपने वज़ीर खारजा को भेजा था, हालांकि ये सरबराह इजलास था। इससे बात ये वाज़ेह हो जाती है कि अमेरिका को उन्होंने ये पैगाम दिया है कि चीन और रूस के जो उभरते हुए फोरम पे उनकी जो कमिटमेंट है वो कम है, और अमरीकी तज़ीराती मुफादात और जो सफबंदी हो रही है एशिया में, उसमें भारत अमेरिका के साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुकात चाहता है। दूसरी बात यह है कि इस मौके पे भी जिन अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया उससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने बैन जो है पाकिस्तान के हवाले से तनकीद की, और जो उन्होंने सॉवरेंटी की बात की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की, वो इनडायरेक्ट कमेंट था SCO के हवाले से। जो पाकिस्तान का CPEC का मंसूबा है उस पर उनकी भारत की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दस्तूर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जयशंकर साहब की लड़ाई थी वो सामने आ गई, तो इस बार शायद उन्होंने कहा हो कि आप अपने जो मामलात हैं वो बाद में करिएगा, अभी फोकस SCO पे रखें। ये भी एक दबाव हो सकता है रीजनल ममालिक से इनके ऊपर, आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल यह है कि दोनों मुल्कों की ख्वाहिश ये थी कि SCO के ऊपर फोकस किया जाए, जो एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके जो मकासद हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाए। ना पाकिस्तान की कोई तवक्को थी और ना हिंदुस्तान का कोई इरादा था कि इस विज़िट में कोई बायलैटरल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए। तो ये बिल्कुल वेल कैलकुलेटेड मेरा ख्याल में दोनों तरफ से मूव्स हुई हैं, और मेरा ख्याल में ये भी काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि सिविलाइज तरीके से थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन उनका इसहाक डार साहब के साथ हुआ है, जयशंकर साहब का, वो
एक पोलाइट और सिविलाइज तरीके से हुआ है, कर्टियस तरीके से हुआ है, तो उससे ज़्यादा कि ना पाकिस्तान में किसी को तवक्को थी। और सर, ये इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं कि लीडरशिप की ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने मसाइल लेकर आ जाएंगे बीच में तो शायद हमारी कारकर्दगी बेहतर ना हो, लेकिन हमें कम से कम गलत साबित करना चाहिए उनको कि नहीं हम रह सकते हैं एक नॉर्मल मुल्कों की तरह। तो अब जो इन्होंने तकरीर की मैंने भी वो सुनी है, देखी है, पढ़ी है, उस पे जो मुझे 2-3 बातें लगी। एक तो एक उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट अलबत्ता 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने जो जिक्र किया था वो ये था कि जी ईवल फोर्सेस ऑफ टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इस पे बहुत सारे पाकिस्तानी तजियाकारों को मैं सुन रहा था, वो समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान पे अटैक है, जबकि मेरा ख्याल में ये एक चाइनीज टर्म थी जो पहले चीनी यूज करते थे। हमने भी कई बार इसको यूज किया क्योंकि तमाम मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी इन तमाम चीज़ों से मुतासर होता है। इसलिए डायरेक्ट मैं नहीं समझता कि ये हमारा क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बाकायदा जंग लड़ी है टेररिज्म के खिलाफ और आज भी लड़ रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान ने कोई यानी इनडायरेक्टली अगर कोई हम पे करने की भी कोशिश की है तो हमें खुद कम से कम अपने ऊपर इसको नहीं तानना चाहिए। We should be more confident about it. ज़ुनैरा, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने स्टेटमेंट्स दिए ओवरऑल बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा ये ताउन हकीकी राकदारी पर मबनी होना चाहिए, ना सिर्फ एक तरफा एजेंडों पे। क्या वो लोग अपना एक तरफा एजेंडा डिक्लाइन करने पे तैयार हैं? और जो कनाडा में डेवलपमेंट हुई उसके बाद क्या इंडिया चेंज कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपना परसेप्शन, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? वेल, आप अगर आपके मुल्क में आरएसएस की आइडियोलॉजी मुसल्लत हो तो आप में चेंज कैसे आ सकता है? द पॉलिटिकल विंग इज़ गॉन। आरएसएस डायरेक्टली हुकूमत कर रही है, मोदी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। और ये बात कई लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बाद वहाँ पे जो सिर्फ एक वन रिलीजन का जो रूल है, ख़ुद वो अपने अंदर क्या कर रहे हैं उनसे उनका माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ वो माइनॉरिटीज़ के साथ, मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहे हैं। जो मस्जिदें हैं वो महफूज नहीं हैं, सिनागॉग्स हैं, चर्चेज़ हैं वो महफूज नहीं हैं। तो आप अगर स्टडी करना शुरू करें तो आपको उनका माइंडसेट समझ में आता है। उसके बाद हम तो खैर बहुत अरसे से लातादाद डोजियर्स और बहुत सारी चीज़ें यूएन में भी दे चुके हैं, खुद भारत को भी डिप्लोमेटिकली हैंड ओवर कर चुके हैं प्रूफ्स के साथ। ये कहते रहे हैं कि प्रॉक्सीज को यूज़ करके पाकिस्तान में टेररिज्म और डिस्टेबलाइजेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ताने बाने जो है वो इंडिया से मिलते हैं। बट अब जब वेस्ट बोल रहा है, नाउ दैट द यूएस इज इन्वॉल्व, कनाडा इज इन्वॉल्व, तो अब वो अपनी पोस्चरिंग तो शायद चेंज करेगा। और क्योंकि अभी कल परसों में ही खबर ब्रेक हुई है और वो इस वक्त एक इंटरनेशनल समिट पे थे, तो मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ अपनी सोच को टेपर किया है थोड़ा सा, सिर्फ अल्फाज का चुनाव डिफरेंट है। वरना उन्होंने उन्हीं 3 इवल्स की जो बात कर रहे थे हमारे कॉलीग जो हैं वो उन्होंने बात की है, वो उस पर कायम है। आई डोंट सी एनी रीजन फॉर इंडिया कि वो अपनी पोस्चरिंग चेंज करे, एग्रेसिव पोस्चरिंग को चेंज करे। इंडिया शंकर जो है भारत के वजीर खारजा, उनकी जनाब इसाक डार साहब से मुलाकात हो, बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामलात पे बात करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भारत की तरफ से हुआ कि उनकी ख्वाहिश पर उनकी निशस्त जो है इसाक डार साहब के साथ रखी गई और फिर खाने के दौरान उनको वहाँ उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है तो काफ़ी दौरानिया होता है उसका, कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुनाया होगा। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखता की खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जब उनसे मुलाकात होगी मामला को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर नवाज शरीफ साहब के पास और एक रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी जो बिगड़ी हुई सियासत है और हमारे जो बिगड़ी हुई हमारी हरकतें और क्या नारे लगे सर, मोदी का जो यार है, गद्दार है और क्या क्या नारे लगाए हैं, क्या क्या तमाशे दिखाए हैं और सारा चौपट हो गया मामला। लेकिन बहरहाल अब फिर तिनका चुनना है और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऐसे नताइज निकलने चाहिए कि दहशत गर्दी इस खित्ते से खत्म हो।